नमस्कार दोस्तों। जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और स्पेशली आज के डेट में जब क्लाइमेट चेंज की काफी चर्चा होती है तो फॉरेस्ट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आपको पता होगा देश के अंदर 1980 में एक कानून आया था दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब इसी से रिलेटेड यहां पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। यहां पर स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड रेलवे इन सब का कहना है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर आगे चलकर कुछ बदलाव किए गए थे 1996। सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उस बदलाव से क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्रीज हैं यहां पर उनको दिक्कत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में। इसकी वजह से अब यहां पर सरकार ने प्रपोज किया है कि जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन होता है उसके अंदर काफी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और इसलिए आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यहां पर डाउन टू अर्थ का आर्टिकल आप देख पाओगे, डिक्शनरी डिफाइंड फॉरेस्ट विल बी आउट ऑफ फॉरेस्ट लॉज। यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या अभी तक जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन चलता आ रहा था क्या उसमें सरकार अब बदलाव करेगी, किस तरह के बदलाव सरकार ने सुझाए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, जो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने यहां पर एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है। ध्यान रखिएगा अभी बहुत समय है इसको लाने में। अभी के लिए जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज किया गया है किस चीज के अंदर, यहां पर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट सरकार करना चाहती है। और इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि जो फॉरेस्ट हो गया उसमें जो ट्रीज होते हैं उसको क्लियरेंस करने में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। अभी क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी अगर आपको करना है तो सिंपली आपको जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे परमिशन लेनी होती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई परमिशन देगी, आपने देखा होगा बहुत सारा यहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होता है। जो एनजीओज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यहां पर कहते हैं कि आप एनवायरमेंट को सेव नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा मामला है। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि देखिए अभी के लिए हमने ये प्रपोज किया है, 15 दिन का समय है। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो जनरल पब्लिक है, वो अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सरकार यहां पर दूसरा राउंड ऑफ पब्लिक डिबेट करेगी, मतलब एक अपडेटेड अमेंडमेंट आएगा और फिर यहां पर दूसरा राउंड ऑफ कंसल्टेशन चलेगा और फाइनल जाकर एक बिल बनाया जाएगा जो कि पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तब जाकर ये सारी चीजें आ पाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द एक्ट बीन अमेंडेड, मतलब अभी क्यों अमेंड करने की आवश्यकता पड़ी है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखो, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, उसमें मेनली 2 बार अमेंडमेंट किया गया है, 2 मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं, 1988 और 1996। जो मेन मुद्दा है आपका वो है रिलेटेड टू 1996। मैं आपको बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का यह कहना है कि करंट में अगर हम देखें जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन होता है, प्रेजेंट में जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, उसकी वजह से पूरे देश के अंदर यहां पर जो प्राइवेट ओनर्स हैं, मतलब अगर सपोज कोई लैंड है और आप उसके ओनर हो, सरकार ओनर नहीं है, अगर आप भी ओनर हो उसके, लेकिन वहां पर फॉरेस्ट ग्रो हो गया है, मतलब कई दिन तक आपने छोड़ दिया था, लेकिन अगर वहां पर पेड़ वगैरह, मतलब वो फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर आता है, तो भी आप वहां पर अपना काम नहीं करा सकते। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रोड रेलवे इनका कहना है। यहां पर जो प्राइवेट ओनर्स हैं अपने खुद के जमीन के, उनका कहना है कि देखिए हम तो कुछ दिन तक छोड़ दिए थे, यहां पर अब फॉरेस्ट ग्रो हो गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये यूज करना है, लेकिन आप उसको नहीं कर पाओगे। आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ना, वो आया था 1996 में। 1996 में केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको कहा जाता है टीएन गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन और स्कोप को बढ़ा दिया। मतलब ये कहा देश के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड के अंदर हो, डजंट मैटर, या फिर उसका ओनरशिप कौन है, प्राइवेट है पब्लिक है, डजंट मैटर, यहां पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि नहीं, उसको क्लासिफाई किया जाता है कि नहीं फॉरेस्ट डेफिनेशन। लेकिन अगर वो फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर आता है तो यहां पर आपको उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उस जमीन पर आपको डायरेक्टली सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उस जमीन पर कुछ कर पाओगे। पहले ऐसा नहीं होता था। 1996 के पहले क्या होता था, लार्जली जो सरकार ने डिक्लेयर किया है रिजर्व फॉरेस्ट और जो नेशनल पार्क, वहीं पर चीजें अप्लाई होती थी, वहां पर आप चीजें नहीं कर सकते थे। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, उसका जो स्कोप है ना वो पूरा बढ़ा दिया, प्राइवेट लैंड पर भी वो स्कोप ले आए।
और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि हम डिक्शनरी डेफिनेशन जो होता है ना, मतलब आपने डिक्शनरी में देखा होगा, डिक्शनरी में खोलोगे और देखोगे फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट का, तो देखिए फॉरेस्ट अगर आप विकिपीडिया कहीं पर भी सर्च करो, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ट्रीज। नॉर्मली क्या कहना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लैंड है वहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं, वो फॉरेस्ट हो गया। अगर हम यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखें, उनका यह कहना है कि अगर कोई लैंड है एटलीस्ट 0.5 हेक्टेयर का, ठीक है, कोई लैंड है मिनिमम 0.5 हेक्टेयर लैंड का, और वहां पर ट्रीज जो हैं वो 5 मीटर तक ग्रो होती हैं, ट्रीज 5 मीटर तक ग्रो होती हैं, और जो कैनोपी है, कैनोपी का मतलब जो ट्रीज के ऊपर जो ढका होता है ना, बहुत सारे ट्रीज हैं तो कैनोपी ऊपर जो ढक जाता है, सनशाइन वगैरह नहीं आती है, तो वो उस पूरे लैंड के 10% से ज्यादा हिस्से में कैनोपी से ढका हुआ है वो, तब वो फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। तो अगर हम ये वाला डेफिनेशन देखें, इस तरह का जो डिक्शनरी डेफिनेशन हम कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में अलाउ कर दिया, और ये कहा कि अगर इस तरह का लैंड है, फॉरेस्ट टाइप का लैंड है, भले ही वो किसी प्राइवेट लैंड पर आ जाए, कहीं पर आ जाए, यहां पर फिर आप उस लैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो नॉर्मल लैंड होता है ना, अभी आपने कहीं लैंड खरीदा, वहां पर कुछ नहीं है, तो आप जो चाहो वो उस लैंड पर करो, कोई बिल्डिंग बनाओ, कुछ करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस केस में आप नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। अब इसका इंपैक्ट क्या आया, ये जो चेंजेस हुआ उसका इंपैक्ट ये आया, मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इट रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ रिसेंटमेंट एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ गए, सरकार को कहने लगी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये हमारा लैंड है, अब वहां पर हमने उसको 2-4 साल छोड़ दिया था, वहां पर पेड़ आ गया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमें तो उस लैंड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप उसको करने से मना कर रहे हो। इनफैक्ट यहां पर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, ये सब लोग भी ये कह रहे थे कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि हर एक छोटी मोटी चीजों के लिए यहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस का परमिशन लेना होता है, और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा मिनिस्ट्री यहां पर क्या कह रही है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको सुधार करने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, अमेंडमेंट क्या करने जा रही है सरकार। देखिए उनका यह कहना है कि एक तो यह होगा कि रेलवे और रोड मिनिस्ट्री ने 1980 के पहले, क्योंकि यह एक्ट कब आया था, 1980 में आया था, 1980 के पहले जो भी लैंड लिया था, तो उस लैंड के ऊपर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। यहां पर सरकार ये कह रही है कि देखिए 1980 से रेलवे और इस तरह की जो रोड मिनिस्ट्री है वो लैंड को छोड़ देते हैं कई बार ऐसे ही, और छोड़ने के बाद क्या होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट बन जाता है। अब इसी की वजह से वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो उसको हटाया जाए, डेफिनेशन में से उसको हटा दिया जाए। रेलवे मिनिस्ट्री वो जो चाहे अपने लैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा जिन इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लैंड पर वो फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर आता है, और वो प्राइवेट इंडिविजुअल किसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, मान लो अब कोई घर बनाना चाहता है वहां पर, तो 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर कोई डिफेंस प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए भी हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा प्रपोज किया गया अमेंडमेंट, मतलब कि इस एक्ट से दूर कर दिया जाए उसको। फिर यहां पर यह भी बोला गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो एक्सट्रैक्शन होता है फॉरेस्ट एरियाज में, अगर उस फॉरेस्ट एरिया में प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पर एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, तो तब हम यहां पर उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और आखिरी यहां पर सरकार ये बोली है कि स्ट्रिप प्लांटेशन अलोंग साइड रोड, इसको भी एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से। मतलब कि जो रोड चल रहा है आपका आसपास, अगर मान लो ट्री वगैरह ग्रो हो गया यहां पर और उसको फर्दर एक्सपैंड वगैरह करना है, तो इससे भी अलग कर देना चाहिए। तो ये कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं सरकार के द्वारा। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है बहुत सारे कंसर्न हो गए। इसमें कुछ अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ क्रिटिसिज्म ही हमें देखना है, सिर्फ पॉजिटिव भी है। जैसा मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स का बताया, अब उसकी क्या गलती है, वो अपना यूज करना चाहता है। इसके अलावा जाहिर सी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा डिले होता है, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कंसर्न क्या क्या है, देखिए जो एक्टिविस्ट हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनका यह कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट ओनरशिप करना चाहती है फॉरेस्ट लैंड का। इसकी वजह से जो बड़े लैंड है, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो डिसअपियर हो सकते हैं देश के अंदर। जाहिर सी बात है ये कंसर्न होगा ही होगा। फिर दूसरा यहां पर ये है कि ये जो एग्जेम्पशन दिया जा रहा है प्राइवेट लैंड ओनर्स को, इसकी वजह से काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया डिसअपियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के अंदर वहां पर जितना भी लैंड है जो फॉरेस्ट में आता है, उसमें से 4% एरिया प्राइवेट फॉरेस्ट में आता है। कैन यू इमेजिन? अब हर कोई अपने प्राइवेट एरिया पर चीजें करने लगेगा, मतलब आप सोचो अचानक से 4% की गिरावट आ जाए,
उस एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है, राइट। तो ये एक काफ़ी बड़ा कंसर्न बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं बृंदा कारत वगैरह, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि देखिए यहाँ पर जिस फॉरेस्ट एरिया वगैरह में से लोगों को हटाया जाएगा, ट्राइबल पीपल को हटाया जाएगा, उनका क्या होगा, इसको लेकर सरकार ने अमेंडमेंट में कुछ भी बयान नहीं दिया, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो रोड, रेलवे और मिनिस्ट्री के लिए कहा जा रहा है ना, 1980 के पहले तक का जो भी लैंड है उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। यहां पर बहुत सारे एक्टिविस्ट का कहना है कि ये जो फॉरेस्ट में एक प्रकार से वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत बड़ा संकट हो सकता है, स्पेशली एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपार्ड, इनको काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इस सब की बात करते हैं, वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये पूरी प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपको जो भी कुछ हो रहा है, सरकार जो डेफिनेशन चेंज करने की सोच रही है क्या है, वो पूरा मामला आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, हर बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट समय समय पर 2 साल में एक बार जो जोग्राफिकल एरिया में देश में कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना कवर है, वो लेकर आती है। तो जो लास्ट आंकड़ा आया था, क्या आप बता सकते हो उसके आधार पर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, मतलब कई सारे राज्य होते हैं, कोई बड़ा राज्य है, कोई छोटा राज्य है, तो उस राज्य के अकॉर्डिंगली उस एरिया में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है और उसके हिसाब से सबसे ज्यादा आपको कहां पर, कौन से राज्य में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय बहुत ही अच्छा सेल चल रहा है, नवरात्रि, दिवाली, आप जाकर उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।